हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अभी हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आज हम लोग भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होने वाली वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से कैसे वर्षा होती है और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां से उत्पन्न होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत में प्रायः उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उत्पन्न बंगाल की खाड़ी में होती है। यानी भारत में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है से कहां से उत्पन्न होती है? ये बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होती है। ये प्रायः कहां से? बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होती है। जो यह चक्रवात जो पूर्व से पश्चिम की ओर, यह चक्रवात देखिए, यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो इधर पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर गतिशील हो जाती है। क्या होती है? गतिशील, और बहुत तेज फैलती है। तो ये गतिशील होने के वजह से जब ये चक्रवात गतिशील हो जाती है, और देखिए ये है पूर्वी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट। ये पूरा है पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है। तो आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिशील कैसे होती है और बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न कैसे होती है। तो उसे जानने के पहले सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। यहां देखिए, 21 जून के बाद, कब? 21 जून के बाद सूर्य है, तो 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 10 सितंबर को सूर्य की लंबत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। यानी 21 जून को सूर्य की लंबत किरणें जब कर्क रेखा पर चमकती है, लंबत किरणें कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर। तो भारत से कर्क रेखा गुजरी हुई है ना? तो 21 जून को जब कर्क रेखा पर ये सूर्य की लंबत किरणें पड़ती है, उसके बाद यानी 21 जून के बाद धीरे धीरे ये सूर्य की लंबत किरणें हैं सो दक्षिणायन होने लगता है और 23 सितंबर तक ये सूर्य की लंबत किरणें विषुवत रेखा पर चमकने लगती है। यही कारण है कि भारत के या पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित ITCZ का क्षेत्र, जो गर्मियों के दिनों में यहाँ ITCZ का क्षेत्र बनता है, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र रहता है। तो जब यहाँ सूर्य की लंबत किरणें कब 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है, तो यहाँ ITCZ का क्षेत्र यानी लो प्रेशर का जोन अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण ये क्या करती है कि यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और ऐसे में क्या करती है कि अगल बगल जितने भी हवाएं हैं इसके सामने वो अपने ओर आकर्षित करने लगती है। कहां पर? यहाँ ITCZ के क्षेत्र में। तो ये क्या होता है कि ITCZ भी जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो ITCZ का क्षेत्र भी जुलाई से दक्षिणायन होने लगता है। और सितंबर आते आते सूर्य है से भारत के दक्षिणी छोर से चला जाता है, दक्षिणी छोर को पार कर देता है। भारत के दक्षिणी छोर को सितंबर आते आते पार कर देता है। कौन? ITCZ का क्षेत्र। यही कारण है कि यहाँ पर आनी ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। तो इस प्रतिक्रिया के कारण जब ITCZ का क्षेत्र दक्षिणायन होने लगता है, उसी प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी का जल अत्यधिक गर्म होने लगता है। अर्थात ये देखिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, अर्थात पूरब और पश्चिम के सागर भारत के पूरब और पश्चिम के सागर अत्यधिक गर्म होने लगता है। क्योंकि स्थल खंड के अपेक्षा समुद्र तल लेट से गर्म होता है। स्थल खंड के अपेक्षा समुद्र तल लेट से गर्म होता है। इसलिए यहां बंगाल की खाड़ी के जल को गर्म होने में सितंबर लग जाता है, जबकि स्थल खंड यानी भारत के स्थल खंड जो मार्च अप्रैल में ही गर्म हो जाती है। अब ये प्रश्न आप लोग को उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ सितंबर को गर्म होने में बंगाल की खाड़ी का जल कैसे इतना लेट लग जाता है।
और जबकि यहाँ पर जो है स्थल खंड भारत में जो मार्च अप्रैल में ही गर्म होने लगती है। तो देखिए, जब यह सूर्य उत्तरायण होता है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि स्थल के अपेक्षा समुद्र तल लेट से गर्म होता है। तो देखते हैं ना कि दिन में अगर घूमिए, बाला पर जाइए तो कितना 12 बजे चल जाइए, 1 बजे धूप में बहुत ज्यादा गर्म रहेगा। आने चलना, खाली पैर आपको चलना कठिनाई होगा। लेकिन अगर वही आप जल में प्रवेश कर जाइए तो आपको ठंडा लगेगा। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं कि स्थल खंड की अपेक्षा समुद्र तल लेट से गर्म होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर तो जब ITCZ का क्षेत्र इधर स्थापित होता है तो उसी समय गर्म हो जाता है। यानी मार्च अप्रैल की माह में तो स्थल खंड इधर उत्तर भारत गर्म होने लगता है और जून आते आते पूरा गर्म हो जाता है। और वही जब दक्षिणायन सूर्य होने लगता था, ITCZ भी देखिए, यहाँ ITCZ का क्षेत्र बन रहा था, लेकिन जब दक्षिणायन धीरे धीरे होने लगता है तो सितंबर आते आते ITCZ का क्षेत्र इधर बनने लगता है, बंगाल की खाड़ी तरफ। अब यहाँ का जल गर्म होने की वजह, अब गर्म होगा जल तो निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहाँ बन रहा है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। अब निम्न वायु दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा तो क्या करेगी, उच्च दाब के क्षेत्र की हवाएं को अपने ओर आकर्षित करेगी, हाँ ना। तो क्या होगा कि इधर जो आसपास बंगाल की खाड़ी के आसपास जो है शीतल जल, उसको क्या करेगी, इस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए इधर से हवाएं चलेगी चारों तरफ से। आज यहाँ आगे फिर ये गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो इसीलिए यहाँ जल जब गर्म होने लगता है तो यहाँ आने लगता है। आप कैसे केतली में जब गर्म पानी करते हैं तो कैसे चारों बगल से खींचने लगता है पानी, और बीच में बुलबुला, देखिए छोटा छोटा बुलबुला निकलता है तो वो खींचता है पानी। उसी तरह से यहाँ खींचने लगता है, उसके बाद भाप के द्वारा ऊपर उठता है। तो इसी को जब क्या कहते हैं, उष्ण चक्रवात कहते हैं। आनी जिसको आगे लिखेगा, इस प्रतिक्रिया के कारण यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में गर्म होने के वजह से, बंगाल की खाड़ी का जल गर्म होने के कारण या जल की सतह गर्म होने के कारण, यानी बंगाल की खाड़ी का जल गर्म होने के कारण या जल की सतह गर्म होने के कारण उष्णकटिबंध चक्रवात की उत्पत्ति का अनुकूल दशा प्रदान करता है। कौन से, ये ITCZ जब इधर बनता है यहाँ बंगाल की खाड़ी में, तो उस समय ये गर्म जल क्या होती है, गर्म जल होता है। अब गर्म होने के बाद जल वो तो भाप के रूप में तो ऊपर उठेगा ही ना, हल्की होगा। तो इसके वजह से यहाँ क्या होता है, उष्णकटिबंध का चक्रवात बनता है। आप देखते होंगे कि जिस समय यहाँ उत्तर भारत में ITCZ का क्षेत्र स्थापित होता है तो यहाँ निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, तो इधर से हवाएं इसको भरने के लिए आती है। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर भरने के आती है तो यहाँ पर तो पानी नहीं है, इसके वजह से बेंडरों का रूप धारण कर लेता है। आने हवाएं इधर से आती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था, अचानक आती है यहाँ से उठ जाता है। तो देखते हैं कि बेंडर धूल अपने साथ उठा लेता है। उसी प्रकार से यहाँ भी वही प्रक्रिया होती है। आने जल में जब यहाँ बंगाल की खाड़ी का जल अत्यधिक गर्म हो जाता है, या ये जल की सतह अत्यधिक गर्म होने के कारण क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का अनुकूल दशा प्रदान कर देता है। और ऐसे में ये क्या होता है, यहाँ बेंड्रो का रूप यही भी धारण कर लेता है। यहाँ पर ये चक्रवात का रूप, यहाँ बेंड्रो हम कह सकते हैं इसी प्रकार से, लेकिन यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का होता है, इधर से आप उस समय देखते हो कि जैसे ITCZ का क्षेत्र दक्षिणायन होने लगता है तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी पवन या जेट पवन, उसी को बोला जाता है उत्तर पूर्वी पवन या जेट पवन। ये क्या होती है कि भारत में प्रभावित होने लगती है, और ये प्रभावित होने के कारण ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप कैसे धारण कर देता है, इधर पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर धकेल देता है। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है से जेट पवन के सहारे ये क्या करती है कि पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती है, और पूर्वी घाट से टकराने के बाद
ये पवन क्या होती है, पश्चिम की ओर देखिए ये आ रही पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और पूर्वी घाट से टकराने के बाद पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा कराती है। अर्थात पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र में क्या कराती है, खूब वर्षा कराती है। कौन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अर्थात उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और उत्तरी तट, उड़ीसा के उत्तरी तट, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तमिलनाडु में कोरोमंडल तट में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से खूब वर्षा होती है और घनघोर वर्षा होती है। कहां पर, यहां पर होती है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है। किससे, इस चक्रवात से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। कहां हो रही, पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में हो रही। कब, सितंबर के अंतिम माह या अंतिम सप्ताह, सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर नवंबर के प्रथम सप्ताह में इधर क्या होती है, खूब वर्षा, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है। अब देखिए आगे, हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में खूब वर्षा होती है, लेकिन कभी कभार यह उष्णकटिबंधीय इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उत्तर भारत, देख रहे हैं यहाँ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र जैसे कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर में भी वर्षा होती है। किससे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से। आने ये क्या होता है कि अधिक शक्तिशाली होने की वजह से यहाँ तो टकराती है, वर्षा कराती है, लेकिन इससे पार जब कर जाती है ये चक्रवात की हवाएं, किसके सहारे, जेट पवन के सहारे। ये भी पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में किस हवा के सहारे प्रवेश करती है, तो जेट पवन के सहारे भारत में प्रवेश कर जाती है। और ये इतना शक्तिशाली हो जाता है, आईटीसीजेड का क्षेत्र शक्तिशाली यहाँ बना लेता है, तो इतना कहा कि निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। और ऐसे में क्या करेगी कि इधर की जितने भी हवाएं हैं सो खींचेगी, आनी जल को यहाँ खींचेगी और गर्म करेगी। और निम्न वायु दाब में जब यहाँ हवाएं आएगी ठंडी आने आग भरी हवाएं, तो यहाँ गर्म होने की वजह से हल्की होकर ऊपर उठेगी और ऊपर उठने की वजह से ये बेंडो का रूप धारण कर लेती है, आने चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। और ये चक्रवात यहाँ से प्रभावित होती है बहुत शक्तिशाली होने की वजह से। तो क्या करता है, पूर्वी घाट में तो वर्षा कराती है, लेकिन ये आगे निकल जाती है, यहाँ पर क्या है, हुगली नदी के मुहाने से आगे निकल जाती है। और ये क्या करती है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र जैसे कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर में भी वर्षा कराती है। किससे, ये चक्रवात से। आने संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। अब आगे लिखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अक्टूबर माह में होने वाली वर्षा, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अक्टूबर माह में होने वाली वर्षा के कारण आसमान में काला बादल छा जाता है। यानी अक्टूबर माह में जिस समय यहाँ वर्षा होती है भारत में, किससे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे, तब क्या होता है कि घनघोर काला बादल छा जाता है, लगता है अंधेला। आसमान में क्या होता है, काला बादल छाने की वजह से नहीं, कभी कभी देखते हैं कि दिन में एकदम पूरा अंधार कर लिया, जैसे हम लोग बोलते हैं घर में रहिएगा तो उस समय बोला जाता है कि पूरा एकदम अंधार कर दिला है, भगवान पूरा अंधार कर दिला। तो वो क्या होता है कि वो बादल, हम लोग तो यहाँ समझ में नहीं आता कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से वर्षा हो रहा है कोई किसी को पता नहीं है। तो ये मानसूनी वर्षा है, न कि भगवान का इसमें कोई हाथ है। तो ये चक्रवात आने की वजह से क्या होता है कि जिस समय अक्टूबर माह में ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से भारत में वर्षा होती है, तो आसमान में काला बादल छा जाता है, और काला बादल छाने की वजह से यहाँ क्या होता है, खूब वर्षा होती है। कहां पर, ये पूरा घनघोर वर्षा होती है, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, ये चक्रवाती हवाएं या ये चक्रवाती वर्षा जो संपूर्ण भारत में घनघोर वर्षा कराती है। ये चक्रवाती, जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब
जाती है चक्रवात, तो क्या कराती है, ये झमझम करके पूरे भारत में वर्षा कराती है। और इस चक्रवात की हवा की दिशा एक तरफ ना होकर इधर उधर बाएं दाएं यानी पूरे देश में फैल जाती है, यानी हाहाकार मचा देती है। ये हवा क्या होती है, इस चक्रवात की जो हवाएं प्रभावित होती है यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने के कारण, तो ये क्या होता है कि एक जगह नहीं होती है, एक दिशा में प्रभावित नहीं होती है ये हवाएं चक्रवात के, कभी बाएं कभी दाएं इधर उधर भटक जाती है, और जिसके कारण संपूर्ण भारत में फैल जाती है और हाहाकार मचा देती है ये हवाएं, जिसके कारण पूरे देश में फुहार के रूप में वर्षा होती है। और ये वर्षा 2-3 दिनों तक ले होती रहती है। तो नहीं देखते हैं अक्टूबर नवंबर माह में देखिए कि क्या होता है कि जो स्टार्ट होती है वर्षा 2-3 दिन तक ले एकदम वर्षा फुहार के रूप में दे रही है, तो दे रही है, गिर रही है। तो इसी तरह से ये चक्रवात है जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात सो भारत में वर्षा कराती है। हम लोग ये भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होने वाली वर्षा समाप्त हो गई। अब कैसे हुई उसके बारे में आप लोग बारीकी से इसको देखिए, इस वीडियो को, और समझिए कि अच्छा है कि नहीं। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को बताएंगे, उसको जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कहाँ आप लोग को दिक्कत हो रहा है, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आगे हम लोग चक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब भी अगला क्लास जब भी हो तो हम लोग चक्रवात के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे चक्रवात है से विश्व भूगोल का पाठ है, लेकिन यहाँ समझने के लिए चक्रवात हम यही आप लोग को भारतीय जलवायु में ही पढ़ा देंगे। तो अगला क्लास होगा चक्रवात के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग को समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जवाब दे सकें। थैंक यू दोस्तों।